हेलो 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 हेलो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बंदी गृह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। बंदी गृह के कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। किसी के कहाए है की हाल चाल मेरे यारों? बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे। के मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी हाँ जी, हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को। मैं कह रहा हूं भगवान श्री कृष्ण आपकी झोलियां भरें, बहुत सारी खुशियां दें और आप तंदुरुस्त रहें, चुस्त रहें, आपकी फैमिली बहुत बढ़िया रहे और बस मैं कह रहा हूं छा जाओ आप, एग्जाम आपके बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ जी, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। हैप्पी जन्माष्टमी रजनीश, हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। दीपक, तृष्णा, श्रेया, वेरी गुड मॉर्निंग। कृष्णा सब पर अपनी कृपा करें, बिल्कुल जी, सब पर अपनी कृपा करें, सभी पर अपनी कृपा करें और बहुत सारी कृपा करें। चलो जी, बहुत बढ़िया जी। अपना आशीर्वाद कृष्णा जी सभी पर बनाए रखें। जो बच्चे ओनेस्टी से पढ़ रहे हैं, कृष्णा जी उनको बहुत अच्छे नंबर से पास करवाएं और जो बच्चे ओनेस्टी से नहीं पढ़ रहे हैं उनको ओनेस्टी से पढ़ने की शक्ति दें। ठीक है ना, हम ये तो नहीं कह सकते ना उनको पास ना कराएं। ठीक है, हम ऐसा क्यों बोले, हम उनको बोल सकते हैं कि ओनेस्टी से पढ़ने की शक्ति दें। ठीक है ना, ताकि वो भी ओनेस्टी से पढ़े और पास हो जाएं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैप्पी जन्माष्टमी मेरे यारों, मेरे दिलदारों, हैप्पी जन्माष्टमी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्माष्टमी की। चलो जी, आओ जी। तो आज हमें फाइनली जन्माष्टमी के दिन चैप्टर भी कौन सा स्टार्ट करना है, पीजीबीपी और साथ में टोटल इनकम। ठीक है, तो आज हमें पीजीपी और टोटल इनकम वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। आज हमारी 16 अगस्त है, तो आप ये मान के चलो कि 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक बस हमें यही करना है जी। ठीक है ना, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमें और कुछ नहीं करना। मतलब ये लगा लो कि जो हमारे पास 15 दिन हैं, तो पूरे के पूरे 15 दिन हमें इन्हीं टॉपिक्स पे लगाने हैं और इसके बीच में ऑटोमेटिकली क्लबिंग ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शन, सेट ऑफ का चैप्टर अपने आप बीच में कवर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं एक दो दिन अलग से उन चैप्टर के ऊपर भी लगा दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। बात समझ में आ रही है मेरी? चलो आओ जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से। अच्छा, आज आपको मैंने कहा था कि आज जो हम करेंगे, जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मे बी आपने पहले 2 बार किए होंगे, 3 बार किए होंगे, 4 बार किए होंगे, एक बार आज आपने फिर मेरे साथ करने।
ठीक है ना। ये नहीं सर ये तो हमने पहले कर रखे हैं, ये हम दोबारा क्यों करें। याद है ना, रैंकर्स क्या कहते हैं, कम से कम 4-5 रिवीजन करनी चाहिए। तो अगर आपने पहले 3 बार कर अब चौथी बार कर लो, 4 बार कर रखे हैं 5वीं बार कर लो। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा फिर इसके अंदर मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो सीजन 1 में मैंने नहीं कराए थे, और अगर मेरे को लगेगा कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजन 1 में हो गया था फिर भी इस सीजन में होना चाहिए, तो वो भी करवा दूंगा। बट अगर मेरे को लगेगा नहीं ये सीजन 1 में हो चुका है, इसको दोबारा से करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सीजन 1 आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख रहे होंगे, तो उसमें वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम इसमें कवर करेंगे जी। सर टीडीएस टीसीएस के अलग से 1-2 लेक्चर ले लीजिएगा। ओके जी, ले लेंगे मेरे बच्चे, ले लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से आओ जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हम 3 से यहां से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 3, ये सामने मेरा क्वेश्चन बैंक खुला हुआ है, क्वेश्चन बैंक के अंदर भी है और एक क्वेश्चन बुक के अंदर भी है, एक क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर भी है। आ जाओ एक बार सारे के सारे बच्चे। इधर देखो वो क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं न्यूली क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, ओके, मिस्टर धवल है, कमेंस प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर द फॉलोइंग एसेट इन हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 24-25। पहले तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है, आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। तो मेरे ख्याल से आपने मेरे से कुछ सीखा हो ना सीखा हो, बट क्वेश्चन पढ़ना सीख लेना। अब क्वेश्चन मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं, मतलब कितनी आराम से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। उसने क्या बोला, पहली बात मिस्टर धवल है, अच्छा मिस्टर धवल है, प्रैक्टिस कर रहा है, हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट इन ऑफिस। अब जैसे उसने बोला कि वो ऑफिस के लिए एसेट लेके आ रहा है, तो यहीं से एक बात कंफर्म हो गई कि एडिशनल डेप्रीसिएशन का तो मतलब नहीं है। भाई छोटी छोटी बात नहीं है, वो दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में क्वेश्चन आएंगे सर एडिशनल क्यों नहीं निकाला। तो पहले यहां पे क्लिक कर ले कि भैया ऑफिस के लिए, ऑफिस वाले केस में एडिशनल तो निकलता नहीं है, क्योंकि याद करो एडिशनल डेप्रिसिएशन में कुछ एक्सेप्शन थी कि अगर ऑफिस एम्प्लायंसेस होंगे तो उसमें एडिशनल नहीं मिलेगा। एडिशनल तब मिलेगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज कर रहे हैं। याद है ना कि अगर कोई भी नई प्लांट एंड मशीनरी आप मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में यूज करेंगे तब एडिशनल की बात होगी, तो ऑफिस वाले केस में तो एडिशनल की बात नहीं होगी। उसके बाद देखो यहां पे फिर वो यहां पे क्या कह रहा है, तो कह रहे हैं जी एट द कॉस्ट शोन अगेंस्ट ईच आइटम कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताना है दैट कैन बी क्लेम फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। एज्यूम दैट, आपने क्या एज्यूम करना है, ऑल दी एसेट वर परचेज बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो ये लाइन भी लिखना क्यों जरूरी है, सारे के सारे बच्चे बोल दो ये लाइन भी लिखना क्यों जरूरी है। वो ये बात कहना चाह रहा है कि उसने सारी की सारी एसेट हैं जो अकाउंट पे चेक से ली हैं। इस लाइन से हमें ये एजम्पशन नहीं लेनी पड़ेगी। क्या नहीं लेनी पड़ेगी, याद है वो 10,000 वाला, हेलो भाई साहब याद है वो 10,000 वाला, मेरे बच्चों 10,000 वाला पॉइंट याद है। 10,000 वाला था ना कि 10,000 तक जैसे मर्जी एसेट खरीद लो, 10,000 से अगर ऊपर की एसेट है तो अकाउंट पे चेक से खरीदना, अकाउंट पे ड्राफ्ट से खरीदना, ऑनलाइन खरीदना, तभी वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, नहीं तो वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगी। तो उसने क्लियर कर दिया कि भाई जितने की भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट पे चेक से हैं, मतलब उसको कॉस्ट का पार्ट बनाना है, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन जो है वो देना है। तो सिंपल सी बात है, बस वो ये निकल के आ रहा है कि उस पर हमें डेप्रिसिएशन जो है वो देख के चलना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, पहला वो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है उसने लिया कंप्यूटर, क्या लिया उसने क्या लिया, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाँ जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है ना 43B नहीं है भाई, गलत, जैन साहब बिल्कुल गलत। जन्माष्टमी के दिन कोई बच्चा गलत नहीं हो सकता, जन्माष्टमी के दिन कोई बच्चा किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकता। मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दो, जैन साहब बिल्कुल गलत है, रजनीश भी महानालायक बच्चा है। अबे यार एक बात मेरे को बताओ, ये तुम जो कह रहे हो कि सेक्शन नंबर ये 35 और 10,000, अरे नालायको वो रिवेन्यू खर्चे वाले केस में थी, वो रिवेन्यू, और जैन साहब ने मैसेज डिलीट कर दिया, कह रहा मैसेज देखे ही ना कोई है, मेरे नालायक बच्चे। अब रूल 6D लेकर आ गया बीच में। अबे नालायक सेक्शन नंबर 43(1) जो एक्चुअल कॉस्ट का था उसमें ये बात लिखी हुई थी,
यही मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुम वहां पे गंद ना मार के आ जाओ सेक्शन दिखाने के चक्कर में। तो या तो मत लिख के आना सेक्शन, अगर तुम्हें पता ही नहीं है ना सेक्शन का तो भाई मत लिख के आना वहां पे, ये 43B ये हरकतें वहां पे मत करके आना। तो सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ रही है ये जो 43(1) है ये एक्चुअल कॉस्ट का था, इस एक्चुअल कॉस्ट के अंदर गवर्नमेंट ने लिखा हुआ था एक्सप्लेनेशन के अंदर 10,000 वाला पॉइंट, और जो तुमने 10,000 और 35,000 का पॉइंट बोला है वो लिखा हुआ था सेक्शन 48(3) में। कहां लिखा हुआ था? सेक्शन 48(3) में लिखा हुआ था। और जो तुमने 43B बोला है मेरे बच्चे, 43B किसका था कि खर्चे जो होते हैं वो पेड बेस पे अलाउड होते हैं। सारे सेक्शन मिक्स कर दिए, ऐसी की तैसी कर दी। इधर सुनो ध्यान से जी। तो यहां पे अब एक बार चेक करो, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कब खरीदा? 27 सितंबर 24 को। और पुट टू यूज कब किया? 1 अक्टूबर 2024 को। कितने का लिया? 35,000 रुपए का। फिर कंप्यूटर यूपीएस लिया 2 अक्टूबर 24 को। यूज कब किया? 8 अक्टूबर 24 को, 8500 का। फिर यहां पे कंप्यूटर प्रिंटर लिया 1 अक्टूबर 24 को। यूज किया 1 अक्टूबर 24 को, 12,500 का। फिर वो कह रहे हैं बुक्स लिया आपने अदर देन एनुअल पब्लिकेशन आर ऑफ रुपीज 12,000। वो फर्क नहीं पड़ता, एनुअल पब्लिकेशन वाली हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता। 1 अप्रैल 24 को। और पुट टू कब किया? 1 अप्रैल 24 को, 13,000 पे। फिर ऑफिस फर्नीचर लिया एक्वायर फ्रॉम ए प्रैक्टिसिंग सीए। एक्वायर फ्रॉम ए प्रैक्टिसिंग सीए हो सकता है ओल्ड फर्नीचर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड हैंड फर्नीचर पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है। 1 अप्रैल 24 को, 1 अप्रैल 24 को 3 लाख रुपए का। लैपटॉप लिया यहां पे 26 सितंबर 24 को, 8 अक्टूबर 24 को यूज किया, 43,000 रुपए का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। देखो यहां पे एक जो ब्लॉक बनेगा, जहां पे जो एक ब्लॉक बनेगा, एक ब्लॉक तो बनेगा प्लांट का, एक ब्लॉक तो बनेगा प्लांट का, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं प्लांट में कवर होती हैं। और प्लांट में कंप्यूटर में तुम सब जानते हो 40% रेट है, बुक्स वाले केस में भी 40% रेट है, इसमें 15% वाली कोई मशीन ही नहीं है। और दूसरा ब्लॉक जो बनेगा वो फर्नीचर का बनेगा। दूसरा ब्लॉक जो बनेगा वो फर्नीचर का बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को ये बताओ, क्या इसको मैं तुम्हें विद प्रेजेंटेशन सोल्व करवाऊं या खाली तुम्हें इसका आंसर बता दूं? सारे बच्चे मेरे को फटाफट से एक ही बार में बताना, एक ही बार के अंदर बताना, क्या इसको मैं विद प्रेजेंटेशन सोल्व करूं? किसको हमें डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन को विद प्रेजेंटेशन कैसे सोल्व करना है, कैसे हमें ब्लॉक बनाना है, या तुम्हें इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? जल्दी बताओ फटाफट से। जल्दी बोल दो फटाफट से, कैसे करें इसको जी? आंसर बता दें, ठीक है। आंसर बता दे तो ठीक है, आंसर देख लेते हैं जी। आंसर बता दें। ओके, आपस में लड़ाई हो गई बच्चों के बीच में। कुछ बच्चे कह रहे हैं विद प्रेजेंटेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं आंसर बता दो, और मेजॉरिटी जो है वो प्रेजेंटेशन के साथ में है। तो आओ एक बार इसको फटाफट से लिखने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, मैं सबकी प्रेजेंटेशन नहीं बताऊंगा। अगर मैं इस डेप्रिसिएशन वाले की प्रेजेंटेशन बता रहा हूं तो अब अगले डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें सेम प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है ना? तो आओ जी एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, तो मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन बता सकता हूं कि डेप्रिसिएशन वाले केस में कैसे करना है। तो सबसे पहले केस में तो हेडिंग डाल लेना, यहां पे हेडिंग डाल लेना, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन, अगर तुम्हें याद है तो लिखना 32(1)(2), अगर तुम्हें याद है तो लिखना, नहीं तो ये सेक्शन नंबर मत लिखना, नहीं तो ये सेक्शन नंबर मत लिखना। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32(1)(2). 32(1)(2) किसका है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन का, ठीक है ना? नॉर्मल डेप्रिसिएशन लिखो यहां पे जी। तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, और यहां पे आप लिखोगे रुपीज, और यहां पर एक रुपीज का साइन और डाल दोगे जी, ठीक है जी, यहां पे रुपीज का साइन और डाल दोगे। अब सबसे पहले यहां पे आप लिखोगे ब्लॉक, ब्लॉक 1 किसका है जी? ब्लॉक 1 जो है वो आपका है फर्नीचर। पहले हम फर्नीचर की बात कर लेते हैं जी। ब्लॉक 1 फर्नीचर है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उस ब्लॉक पे वो 10% है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उस ब्लॉक पे कितना है? वो 10% है।
सर सेक्शन 32 लिखा तो चलेगा एग्जाम में, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि 32 के अंदर बहुत सारे सेक्शन है भाई। 32 के अंदर कौन सा 32, तो ऐसा स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर 32 में एक होता तो जल जाता। अब तुम कहो साइंटिफिक रिसर्च वाला सेक्शन 35 है, मैं सब जगह 35 लिखा हूं, चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब जहां एक ही सेक्शन हो चलेगा, बट यहां तो 32(1)(2), 32(1)(2)(a), 32(1)(3), फिर उसके बाद 32 के अंदर वो सेट ऑफ वाला 32(2), ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पे लिखो जी, मेरे को बताओ अमाउंट कितने का था यहाँ पे। अमाउंट यहाँ पे जो था वो हमारा निकल के जा रहा था फर्नीचर वाले केस में 3 लाख रुपए का था। तो यहाँ पे लिखो जी डेप्रीसिएशन, यहाँ पे 3 लाख रुपए का 10%। अब यहां पे लिख सकते हो आप क्या, फुल डेप्रीसिएशन अलाउड, फुल डेप्रीसिएशन अलाउड सिंस पुट टू यूज 180 days और मोर, 180 days और मोर जी, ठीक है जी, 180 days और मोर। तो यहां पे कितना निकल के आ रहा है आपका 30,000 जो है वो यहां पे डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है फर्नीचर का, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे दो प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। जो आपने ये लिखा ना फुल डेप्रिसिएशन अलाउड सिंस पुट टू यूज 180 days और मोर, इसको तुम वर्किंग नोट में भी लिख सकते हो। मैं दोबारा कह रहा हूं, प्रेजेंटेशन में वेरी, ऐसा नहीं है कि हर बच्चे की प्रेजेंटेशन सेम होगी, तो इसको तुम वर्किंग नोट के अंदर भी, अगर तुम्हें यहां पे 30,000 लिखना है तो उसको वर्किंग नोट के अंदर लिखना पड़ेगा, तुमने 30,000 क्यों दिया, तुमने हाफ क्यों नहीं दिया। तो हाफ इसलिए नहीं दिया क्योंकि यूज जो है वो 180 डेज या उससे ज्यादा है, तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा जी, ठीक है। अब अगले ब्लॉक पे आओ जी। अब सेकेंड ब्लॉक जो यहां पर बनेगा दैट इज ब्लॉक नंबर 2, ये बनेगा प्लांट का जी, प्लांट, और यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो यहां पे 40% वाला है जी। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो यहां पे क्या है 40% वाला है जी। हाँ, 180 डेज वाली कंडीशन सभी केस में अप्लाई होती है जी, ठीक है जी। अब यहां पे ऐसा करते हैं, यहां पे लिखते हैं एसेट यूज्ड, एसेट यूज्ड 180 डेज और मोर। पहले वो एसेट लिख लेते हैं जो 180 डेज या उससे ज्यादा है, पहले उस पे निकाल लेते हैं। तो एक बार चेक करो यहां पे कौन कौन सी है जी। पहली बात तो कंप्यूटर है, तो लिखो यहां पे जी। अब अगर मैं बात करूंगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कितने की है जी ये, तो ये है 35,000 रुपए की, तो 35,000 रुपए का 40%। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ रहा है जी, फिर आ रहा है कंप्यूटर यूपीएस। मेरे ख्याल से यूपीएस 8 अक्टूबर को है, तो अगर 8 अक्टूबर को है तो वो लेस देन 180 डेज है, इसको एक बार छोड़ दो। कंप्यूटर प्रिंटर, फिर यहां पे आएगा कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर, यहां पे कितने का आ रहा है जी 12,500, तो 12,500 रुपए यहां पे 40% आ गया जी, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्यूटर प्रिंटर के बाद बुक्स आ गया, बुक्स को भी प्लांट में ही आएगा ये बुक्स, ठीक है जी। एनुअल पब्लिकेशन, वो फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी बुक्स हो, तो यहां पे आपके निकल के आ रही है 13,000। अच्छा, यहां पे मैं लिख लेता हूं ऑल टाइप्स, एनुअल और नॉन एनुअल, ऑल, तो यहां पे 13,000 रुपए का 40%, ये बुक्स वाले केस में आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर हो गया। लैपटॉप वाले केस में लेस देन 180 डेज है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूं, अब यहाँ पे एक बार चेक करना कितना आ गया डेप्रिसिएशन, तो 35,000 रुपए का 40%, ये आ गया 14,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर 12,500 का 40%, ये आ गया 5,000 रुपए। फिर 13,000 रुपए का 40%, ये कितना आ गया 5,200 रुपए आ गया, ठीक है ना। अब ये 5,200 प्लस में 5,000 प्लस में 14,000, कितना आ गया 24,200 आ गया, कितना आ गया 24,200 आ गया। तो ये जो डेप्रिसिएशन आ गया 24,200, ये आ गया 24,200, ठीक है। इसको फाइनल फिगर अभी वहां नहीं लिख रहा, मैं टोटल लिखूंगा फिर यहाँ पे,
अब यहां पे आ गया एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। एसेट पुट टू यूज जो है वो लेस देन 180 डेज वाली कौन कौन सी है? तो सबसे पहला यहां पे आ गया कंप्यूटर यूपीएस। कंप्यूटर यूपीएस, अब कंप्यूटर यूपीएस जो है वो 8500 रुपए का है, तो उसका 20% आ गया। उसके बाद फिर यहां पे जो आपका निकल के आएगा लैपटॉप। लैपटॉप लैपटॉप कितने का है जी? लैपटॉप है 43,000 रुपए का, उसका 20% आएगा। तो 8500 का 20% यह आएगा 1700 रुपए, और 43,000 रुपए का 20% यह आएगा 8600 रुपए। तो टोटल जो यहां पे निकल के आएगा आपका 8600 प्लस में 1700, तो आएगा 10,300। 10,300 इतना आएगा जी। अब यहां पे लिखो, यहां पे टोटल डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट 10,300 प्लस में 24,200, ये होगा 34,500 रुपए यहां पे आ गया जी। 34,000 मतलब यहां पे जो डेप्रीसिएशन निकल के आ गया वो 34,500 रुपए का निकल के आ गया। अब ये 34,500 रुपए है, और आपने अभी ऊपर निकाला कितने का निकाला? 30,000 रुपए का। तो 34,500 प्लस में 30,000, तो कितना आ गया? 64,500 रुपए आ गया जी। हाँ जी, कितना आ गया? 64,500 रुपए का मेरे ख्याल से डेप्रीसिएशन आ गया जी। तो अब मैं यहां पे लिख दूंगा टोटल डेप्रीसिएशन। टोटल डेप्रीसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 32(1)(2) वो कितना आ गया? 64,500 रुपए का ये आपका डेप्रीसिएशन यहां पे निकल के आ गया। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो जहां पे भी तुम्हें ब्लॉक वाला क्वेश्चन बनेगा ना, वो ऐसे बनेगा, ठीक है ना। जहां पे भी तुम्हें ब्लॉक वाला क्वेश्चन बनाना है, तुम्हें इसी तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, टेबल बनानी है, ब्लॉक्स बनाने हैं, और उसमें जो जो एसेट 180 डेज या उससे ज्यादा उसको पहले ही अलग कर दो। मतलब बीच में ना मिक्स मत करो। मिक्स क्यों ना करो? क्योंकि फिर एग्जामिनर को चेक करते हुए दिक्कत होगी। तो हमें उसके लिए पेपर इजी बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना, उसको इजी बनाना है। अब उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये दो एसेट हैं लेस देन 180 वाली हैं, ये जो है ये 180 और मोर वाली हैं, तो वो अच्छे से नंबर देगा। अब अगर मैं इसको बीच में मिक्स कर दूंगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर वो चेक करेगा, तो हो सकता है वो नंबर काट ले। ठीक है जी। सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दिया हो सेपरेटली तो उस पर रेट 25% है, 40 ही है जी। कंप्यूटर इंक्लूड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डन। इसको लॉक करें जी, पक्का पक्का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 निकल के आ रहा है। आई होप आपको ब्लॉक ऑफ एसेट वाले की प्रेजेंटेशन तुम्हारे पल्ले पड़ गई होगी। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। तो इन्होंने प्रेजेंटेशन इन्होंने भी कुछ ऐसी दे रखी है, बट इन्होंने ना मिक्स कर रखा है। इन्होंने मिक्स कर रखा है। मेरे अकॉर्डिंग इससे बेस्ट प्रेजेंटेशन है जो हमने यहां पे लिखी है, हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, इन्होंने यहां पर मिक्सिंग कर रखी है। इन्होंने बीच में 40% वाला भी डाल रखा है और बीच में 20% वाला भी डाला। नो डाउट इन्होंने यहां पे साइड में लिखा जरूर है, देखो नीचे लिखा है ना, सी नोट बिलो, कि हमने 20% क्यों दिया। तो उन्होंने यहां पे लिखा है कि हमने 20% क्यों दिया, क्योंकि यूज आपका लेस देन 180 डेज है। ठीक है जी। सर अगर ओनली प्रिंटर मेंशन किया हो तो प्लांट 15% में लेना होगा या प्लांट 40%? ब्लॉक वो बड़े वाला प्रिंटर मशीन का पूछ रहा हूं। नहीं, अगर सिर्फ अगर खाली प्रिंटर मेंशन किया, बड़ा छोटा कुछ मेंशन किया, तो ऑलवेज हमारा 40% में आएगा जी। ठीक है ना। अगर वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि आप उसको मशीन की तरह यूज कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी की तरह, तब वो 15% वाली कैटेगरी में कवर होगा। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे आओ जी। अब अगला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आओ। देखो जी, मिस्टर गामा है ए प्रोप्राइटर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ध्यान से, मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स। ये टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर ये टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है तो ये बात तो अलग है कि यहाँ पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, बट अब यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। यहां पर एडिशनल डेप्रिसिएशन की भी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। क्यों खुल सकती है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग वाले केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात भी हो सकती है। आगे देखो,
टायर्स एंड ट्यूब फॉर अ मोटर व्हीकल, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज सेटअप 1 मई 2024 को, अच्छी बात है। ही कमेंस हिज मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन 1 जून 24 को, अच्छी बात है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल इन यूनिट जो है वो 120 करोड़ है, 120 करोड़ है, ठीक है। द सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ रुपए की। अब यहां पे पॉइंट आ गया जी, अब यहां पे पॉइंट आ गया। तुम सब जानते हो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मल तो मिल जाता है बट एडिशनल नहीं मिलता, याद है ना। एडिशनल किस पे मिलता है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर। और यहां पर 20 करोड़ रुपए की क्या है? ओल्ड है, तो ओल्ड पे तो एडिशनल मिलेगा नहीं, तो उसको तुम अलग कर दो। फिर वो कह रहे हैं एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द असेसी एक्वायर एट ए कॉस्ट ऑफ 15 करोड़ रुपए। अब जो नई प्लांट मशीनरी एक है जो साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस में यूज हो रही है वो 15 करोड़ रुपए की है। अच्छा, इस 15 करोड़ पर भी एडिशनल नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी 100% कॉस्ट पहले ही अलाउड हो चुकी है। मैं दोबारा बोलूंगा, इसकी 100% कॉस्ट पहले ही अलाउड हो चुकी है। अब जिसकी 100% कॉस्ट पहले ही अलाउड हो चुकी है तो उस पर भी एडिशनल नहीं मिलेगा जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? उस पर भी एडिशनल नहीं मिलेगा। अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से आओ, पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं, पहले हम नॉर्मल निकालते हैं। इसको विदाउट प्रेजेंटेशन सोल्व करवा दूं, ठीक है ना। इसको विदाउट प्रेजेंटेशन सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। एक बार फिर भी तुम्हें बताता हूं प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। देखो यहां पे सबसे पहले आप ऐसे टेबल बनाओगे जी, टेबल बनाओगे यहां पे, तो यहां पे 120 करोड़ की तुम्हारी मशीन है। 120 करोड़ में से सबसे पहले तुम 15 करोड़ रुपए बाहर निकाल दो। क्यों बाहर निकाल दो? क्योंकि ना तो इस पे नॉर्मल मिलना है और ना इस पे एडिशनल मिलना है। नॉर्मल क्यों नहीं मिलना? 100% कॉस्ट पहले ही अलाउड हो चुकी है। एडिशनल क्यों नहीं मिलना? 100% कॉस्ट पहले ही अलाउड हो चुकी है, तो नॉर्मल एडिशनल दोनों ही नहीं मिलने, ठीक है। तो 120 में से 15 गए, कितने बचे? 105। अब 105 पर क्या मिलेगा? 105 पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन यू कैन क्लेम। भाई इस पे नॉर्मल तुम क्लेम कर सकते हो सर, बट 20 तो सेकेंड हैंड है, तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा? सेकेंड हैंड पे नॉर्मल मना थोड़ा है, सेकेंड हैंड पे नॉर्मल क्लेम कर लो। तो सेकेंड हैंड पे नॉर्मल क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 105 जो यहां पे निकल के आ रहा है, तो 105 का यहां पे 15% 15.75 आ रहा है। 105 का 15% जो है वो 15.75 यहां पे निकल के आ रहा है, ये आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है। 15.75 यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल। अब मुझे एडिशनल की बात करनी है। जब मुझे एडिशनल की बात करनी होगी तो 120 में से 15 माइनस करूंगा, 120 में से 20 माइनस करूंगा, तो टोटल मेरा बचेगा 85। तो 85 का 20% हो गया, तो 85 का अगर मैं यहां पे 20% निकाल दूंगा तो 85 का 20% हो गया 17। कितना हो गया? 17। तो 17 प्लस में 15.75, तो 32.75 जो है ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन आएगा। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर जी? पक्का पक्का? हाँ नहीं, क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? हाँ नहीं, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? ठीक है, समझ में आ गया। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन तुम्हें सारे आते होंगे, इसके अंदर ये नहीं है कि मतलब तुम्हें क्वेश्चन नहीं आते होंगे। मैं सिर्फ तुम्हें इतना समझा रहा हूं कि हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, बस आंसर तुम्हारा अपने आप इजी हो जाएगा जी, ठीक है। नहीं तृष्णा, प्लांट एंड मशीनरी वाले केस में 15% है, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर वाले केस में, बुक्स वाले, पहले प्लांट मशीनरी में 15, शिप्स वाले केस में अगर शिप की बात करूंगा 20% है, ठीक है। उसके बाद इनटेंजिबल सेट की बात करूंगा तो 25% है, फर्नीचर वाले केस में 10% है, जनरल बिल्डिंग वाले केस में भी 10% है, बाकी सब केस में 40% है। न्यू पे मिलता है दीपक, क्या हो गया? पीजीपी नहीं पढ़ा क्या? नालायक। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ न्यू प्लांट मशीनरी पर मिलता है, ओल्ड पे नहीं मिलता वो, तो ओल्ड को तो मैंने हटा दिया ना यहाँ पे, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो इन्होंने ये आंसर निकाल रखा है, ये इसकी प्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने है। देखो पहले इन्होंने वही किया, 120 माइनस 15 105, 105 में नॉर्मल निकाल दिया, फिर 120 माइनस 20 माइनस 15, यहाँ पे 85, 85 पे एडिशनल निकाल दिया, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे निकल के आ गया।
क्लियर है? ये टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो यहां पे निकल के आ गया। अब देखो इसने नीचे लिखा भी है कि भैया जिस पे सारी की सारी कॉस्ट अलाउड हो चुकी हो, ना उस पे नॉर्मल मिलेगा ना उस पे एडिशनल मिलेगा, ठीक है। और इसने स्कीम कौन सी ले रखी थी? अच्छा, इसने स्कीम ले रखी थी शिफ्टिंग आउट। हाँ भाई, अगर इसने डिफॉल्ट स्कीम ले रखी होती ना, ये पॉइंट भी पढ़ने वाला था, ये पॉइंट हमसे मिस हो गया, ये पॉइंट हमसे मिस हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अगर यहां पे इसने डिफॉल्ट स्कीम ले रखी होती तो एडिशनल मिलता ही नहीं इसको। याद है, डिफॉल्ट स्कीम वालों को सिर्फ नॉर्मल मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन उन्हीं को मिलेगा जो नॉर्मल स्कीम लेके बैठे हैं। और इसमें शिफ्टिंग आउट है, तो शिफ्टिंग आउट का मतलब नॉर्मल स्कीम है, नॉर्मल स्कीम का मतलब यह कि इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है मिलेगा और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी यहां पे मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है तो बहुत आसान, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चेक करते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है मिस्टर ए फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर प्रीवियस ईयर 24-25, कंप्यूट द डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 35 फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 while computing the income under the head PGBP if he has exercised the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BSc 1 है। तो उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं ली है, उसे शिफ्ट कर लिया, मतलब नॉर्मल स्कीम ली है। अब कह रहे हैं अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर फॉर रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च 1 लाख। अमाउंट पेड टू आईआईटी दिल्ली फॉर अप्रूव साइंटिफिक रिसर्च 2.5 लाख। अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, ए कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया विच हैज एन इट्स मेन ऑब्जेक्ट साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज इज अप्रूव बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी 4 लाख। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन हाउस रिसर्च, कह रहे हैं इन हाउस रिसर्च and development facility as approved by prescribed authority relate to business revenue expenditure on scientific research 3 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख रुपए की, तो टोटल 7.5 लाख है, 7.5 लाख में 5 लाख की कॉस्ट ऑफ लैंड है। अब टोटल डिडक्शन कितनी देनी है? अब जो तुम सोच रहे हो ना वैसे तो नहीं करना। हेलो भाई साहब, ओए 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 ओए, इधर देखो ध्यान से, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे तो नहीं करना, इसको वैसे नहीं करना। तुम्हें पता क्या सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कर देंगे सर, हम करेंगे सर। मैं कैसे करोगे सर? 100% की मिलती है, 100% 1 लाख 2.5 लाख 4 लाख, ये सर इतना होगा। बेटे ऐसे आंसर नहीं देना, यहां पे सेक्शन लिखने हैं, क्योंकि सब में 100% ही मिलती है, तो किस सेक्शन में कितनी मिलती है मेन मुद्दा उसके, नंबर उसके। यहां आपको सेक्शन याद करने पड़ेंगे, और आपको मैंने कहा भी था सेक्शन 35 की सीरीज याद करनी पड़ेगी। यहां पे बिना सेक्शन के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो एग्जामिनर को भी पता कि सब केस में 100% है, उसमें तुमने कौन सी बड़ी बात बोल दी। तो यहां सेक्शन लिखने के नंबर है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? आओ जी। तो अब यहां पे पहली बात तो अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, याद करो क्या था। 3511 तो है नहीं, 3512 याद है, अप्रूव इंस्टीट्यूट जो साइंटिफिक रिसर्च का बिजनेस करते हैं वो अप्रूव है। अगर वो अप्रूव है तो डिडक्शन मिलेगी 100%। तो ये बात हो रही है 3512 के डिडक्शन की बात हो रही है। सर 3513 क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? बेटे वो सोशल साइंस वाले केस में है ना, या तो वो सोशल साइंस वाले केस में है या वो स्टैटिस्टिकल रिसर्च वाले केस में है, तो ये दोनों की बात ही नहीं कर रहा। अगला हो जी अमाउंट पेड टू आईआईटी, याद है अमाउंट पेड टू आईआईटी वाला? ये तो मैंने रेगुलर बैच वाले जो बच्चे होंगे, मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि सेक्शन ने मुझे बहुत परेशान किया था जब मैं सीए कर रहा था, और फाइनली मुझे सीए बनने के बाद में समझ में आया। याद है 35(2)(a), 35(2)(a) जी, ये 35(2)(a) है। अब आगे देखो जी, उसके बाद अमाउंट पेड टू एक्स लिमिटेड, एक कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। याद है जो लोग आईआईटी के पास नहीं जा सकते वो उन कंपनी के पास जाएंगे जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, उनसे रिसर्च करवाएंगे। तो वो था सेक्शन 35(1)(2)(a), अगर आपको याद आ रहा हो जी। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला, अब ये इन हाउस रिसर्च वाला जो है ये इंडिविजुअल है, बट ये मिलता कंपनी को है, बट इट डजंट मीन ये इंडिविजुअल को मिलेगा नहीं। एक्चुअल में इन हाउस रिसर्च का सेक्शन है 35(2)(ab). अब 35(2)(ab) जो है वो किस केस में है? कंपनी वाले केस में। भाई इन हाउस रिसर्च का सेक्शन जो है वैसे वो 35(2)(ab) है, 35(2)(ab) सेक्शन जो है वो कंपनी वाले केस में, वो किस केस में है? कंपनी वाले केस में, बट ये कंपनी तो है नहीं,
तो कंपनी नहीं है तो 35 2A भी तो नहीं मिलेगा, बट इट डजंट मीन कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब ये रिवेन्यू खर्चा है, साइंटिफिक रिसर्च, तो 3511 में क्लेम कर लो। 3511 भी तो उसका है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 3 लाख वहां क्लेम कर लो। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लैंड वाला तो अलाउड होगा ही नहीं, 3514 में क्लेम कर लो। 3514 में क्लेम कर लो तो 7.5 लाख में से 5 लाख तो मिलेंगे नहीं क्योंकि वो लैंड वाले हैं, तो 2.5 लाख रुपए का जो होगा वो 3514 में क्लेम कर लो, सिंपल। और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, सेम टेबल आपको छाप देनी है, सेम टेबल आपको छापनी है, बस बीच में एक टेबल इसके बीच में यहां पर एक टेबल और क्रिएट करनी है जिसके बीच में सेक्शन नंबर होंगे, जिसके बीच में सेक्शन नंबर होंगे, और फिर वहां पे अमाउंट होगा जितने का बेनिफिट मिलेगा, फिर टोटल बता दोगे जी 1 लाख और 2.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख और 4 लाख, 7.5 लाख, 7.5 लाख और 3 लाख, 10.5 लाख, 10.5 लाख और 2.5 लाख, तो टोटल मिला के जो हो गया 13 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। ये बात ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अब एज्यूम कर लो कि अगर इसने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप मेरे को एक बात बताना, अगर मान लो इसने डिफॉल्ट स्कीम ली है तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा? अगर मान लो डिफॉल्ट स्कीम ले, बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। अब डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में क्या है, 3512 मिलता ही नहीं है, ये मिलेगा ही नहीं। 35AA ये मिलेगा ही नहीं। 3512A ये मिलेगा ही नहीं। सिर्फ 3511 मिलेगा, 3 लाख और 2.5 लाख, 5.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है ना, 5.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। पहले 3 बेनिफिट तो डिफॉल्ट स्कीम वालों को मिलने ही नहीं है, बस एक 3511 मिलेगा और एक 3514 मिलेगा, तो 3 लाख और 2.5 लाख, 5.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा जी। अब एक बार यहां पे चेक करना, शिफ्टिंग आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, तो यहाँ पे तो 13 लाख हो गया जी, यहाँ पे 13 लाख हो गया, बट इन्होंने डिफॉल्ट स्कीम वाला दिया नहीं है। अगर डिफॉल्ट स्कीम लेता तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में बस ये दोनों 5.5 लाख का बेनिफिट मिलते, ये तीनों नहीं मिलते जी। श्वेता देखो ना, जब भी आप साइंटिफिक रिसर्च में डिडक्शन क्लेम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो लैंड वाले केस का बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब बिल्डिंग का खर्चा है वो अलाउड हो जाता है, बट लैंड वाले केस में अलाउड ही नहीं होता ना। अब यहां पे आपका क्या है, आपका 3 लाख तो लैंड का ही है, 3 लाख नहीं 5 लाख तो लैंड का ही है, तो लैंड वाला खर्चा तो बाहर निकाल दो, तो बैलेंस आपका 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा जी। डन? क्या इसको लॉक कर दें? क्या इसको हम लॉक कर दें? चलो जी, अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं आप करोगे तो अच्छा है, ट्राई करोगे? ये क्वेश्चन पता किसका, पहले बता दूं मैं, ये क्वेश्चन है सेक्शन 35 AD का। ये क्वेश्चन है सेक्शन 35 AD का, मैं तुम्हें पढ़वा देता हूं। सर डिफॉल्ट स्कीम में, बस डिफॉल्ट स्कीम के अंदर पहले 3 नहीं मिलने, बस सिंपल है। डिफॉल्ट स्कीम के अंदर मेरे बच्चे पहले 3 नहीं मिलने। डिफॉल्ट स्कीम के अंदर ये पहले 3 सेक्शन अलाउड ही नहीं होते, ना 3512 अलाउड होता, ना 3522AA अलाउड होता, ना 3512A अलाउड होता, बस ये 3511 और 3514 ये अलाउड हो जाते हैं। तो 3 और 2.5 लाख, 5.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा अगर क्वेश्चन हमसे डिफॉल्ट स्कीम का पूछ लीजिए। ठीक है, चलो अब एक बार यहां पे आओ। ये क्वेश्चन मैं पढ़वा दूंगा, बट करने की तुमने कोशिश करनी है। आओ जी, कह रहा मिस्टर ए कमेंस ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, शुगर एंड एडिबल ऑयल। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2024 को, अच्छी बात है। अब वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर वाले केस में 35 AD लगता है, फूड ग्रेन वाले केस में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले केस में 35 AD लगता है, एडिबल ऑयल वाले केस में 35 AD नहीं लगता है, उसकी वेयर हाउसिंग में नहीं लगता है। ठीक है, ही इंकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 80 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 50 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली ऑन परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 24 टू मार्च 24 exclusively for above business and capitalize the same in the books of accounts 1 अप्रैल 2023।
द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडिंग इन अबव फिगर इज 50 लाख, 40 लाख और 30 लाख। इसमें जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 50 लाख है, 30 लाख है और कितनी है यहाँ पे 40 लाख यहाँ पे निकल के आ रही है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद फिर वो यहां पे कह रहा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25 ही इंकर्ड 20 लाख रुपए, इस ईयर में 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए फॉर एक्सटेंशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग परचेज एंड एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस। कंप्यूट द इनकम अंडर हेड पीजीबीपी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। कितने लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे? एज्यूमिंग दैट मिस्टर ए इज एक्सरसाइज द ऑप्शन शिफ्टिंग आउट। ये क्यों लिखा है? क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट स्कीम लेता, तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 35AD का बेनिफिट मिलता ही नहीं। तो डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 35AD का बेनिफिट है ही नहीं, तो इसको 35AD का बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि इसने नॉर्मल स्कीम ली है। ठीक है जी। प्रोवाइडेड 115 BSc बने एंड हैज फुलफिल ऑल कंडीशन 35AD एंड वांट्स टू क्लेम 35AD एंड नॉट क्लेम एनी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से हेडिंग सी। अच्छी बात है। अब वो कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप ए वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन शुगर एंड एडिबल ऑयल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन जो है वो आपका जो असेसमेंट ईयर 25-26 16 लाख, 14 लाख और 31 लाख रुपए है। ऑल्सो एज्यूम, उसने सारी की सारी पेमेंट जो की है वो ऑनलाइन पेमेंट की है जी। अब उसने बस आपसे पूछ लिया नेट इफेक्ट क्या आएगा जी। उसने आपसे बस ये पूछ लिया नेट इफेक्ट क्या आएगा। बस यहां पे आपको एक पॉइंट चेंज करना है। यहां पे कैपिटलाइज जो है वो 1 अप्रैल 23 नहीं 1 अप्रैल 24 आएगा जी। बस यहां पे 1 अप्रैल 24 आएगा। इसी साल कैपिटलाइज हुए ये वाले खर्चे जो किए पिछले साल थे, बट कैपिटलाइज इसी साल की अप्रैल को किए हैं, तो डिडक्शन इनकी इस साल मिलेगी। कितनी मिलेगी वो तुम मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है जी। थोड़ा सा हाथ पैर मारो, क्या पता सही हो ही जाए, मतलब तुम्हें अच्छा लगे कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही हो गया, क्योंकि तुमने पहले तो 2-3 बार किया होगा पक्का पक्का। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कोई किसी अलग बुक के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही बुक के हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। बताओ जी। हाँ जी। बोलो जी। सर इस पे 35AD नहीं मिला तो क्या वहां पे डेप्रीसिएशन मिलेगा? हाँ वहां पे डेप्रीसिएशन बिल्कुल मिलेगा जी।
जहां पे 35 एडी नहीं है वहां पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी। एडिबल ऑयल की इनकम आ रही है 28 लाख। उसे नीचे कर दूं? बोलो जी। पीजीपी फॉर स्पेसिफिक फूड ग्रेड में 34 लाख का लॉस आ रहा है। 34 लाख और 21 लाख। शुगर में लॉस आ रहा है 21 लाख का। चलो देखते हैं तुम्हारी किस्मत। तुम्हारी किस्मत देखते हैं नालायकों। इधर देखो ध्यान से एक बार। आज तुम्हारी किस्मत का देखो। पहली बात तो यहाँ पे चेक कर लो। पहली बात तो यहाँ पे बिजनेस की इनकम निकाली है उसकी, फूड ग्रेन वाले की, क्योंकि फूड ग्रेन पे 35 एडी का बेनिफिट तो मिलना नहीं ना। अब यहाँ पे देखो उसमें प्रॉफिट कितने थे, ठीक है 31 लाख के प्रॉफिट थे। अब इसमें डेप्रिसिएशन 50 लाख में से 30 लाख की तो लैंड थी, तो लैंड आपने बाहर निकाल दी क्योंकि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं है। फिर 10 लाख का आपने और खर्चा किया तो टोटल हो गए 30 लाख। अब 30 लाख की बिल्डिंग पे रेट 10% होता है डेप्रिसिएशन का, तो 3 लाख रुपए, तो 28 लाख रुपए की बिजनेस की इनकम आ गई। पहली बात तो ये। पहले इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि 28 लाख रुपए बिजनेस की इनकम आ रही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहाँ पे 35 एडी की बात कर रहे हैं। 35 एडी में अब दो बिजनेस आ रहे हैं, एक तो फूड ग्रेन वाला बिजनेस आ रहा है और एक शुगर वाला बिजनेस आ रहा है। एक तो फूड ग्रेन वाला और एक शुगर वाला आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉफिट दे रखे हैं 16 लाख 14 लाख, ठीक है ना। टोटल मिला के 30 लाख के प्रॉफिट दे रखे हैं इन दोनों बिजनेस के। अब उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर याद है प्रायर 141 जो कैपिटलाइज आपने किया 1424 को। अब उसमें से क्या है 80 में से 50 लाख लैंड के, 30 लाख तो वो हो गया, 30 लाख वो खर्चा अलाउड है। फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे 60 में से 40 के 20 लाख वो अलाउड है। अब 16 में से 30 लाख के मेरे को डिडक्शन मिलेगी, तो यहाँ पे अच्छा फिर इस साल आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर किए हैं 20 लाख 15 लाख के, तो 30 और 20 50, टोटल खर्चा 50 और यहाँ पे कितना खर्चा 35। अब इतनी मेरे को डिडक्शन मिलनी है, इतने मेरे प्रॉफिट हैं, तो 50 में से अगर 16 गए तो 34 लाख रुपए का मेरे ख्याल से यहाँ पे ये राजी 34 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे 21 लाख रुपए का लॉस निकल के आ रहा है जी। तो 34 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस आ रहा है और 21 लाख रुपए का यहाँ पे लॉस निकल के आ रहा है। अब बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी जी? हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? डन करें इसको? पक्का पक्का ना। तो अगर अगर मान लो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर बन जाता है, आई होप आप सही कर सकते हैं। ठीक है, अब बोल दो, अब बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है। अच्छा अब ये सारे इसने वर्किंग नोट बना रखे हैं जी, ये सारे के सारे इसने वर्किंग नोट बना रखे हैं, ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, ये सारे के सारे इसने वर्किंग नोट बना रखे हैं। ठीक है, अब ये ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हें और दिया हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा पहले मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं जी, पहले मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं जो आपने करके आना है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, पेज नंबर है क्वेश्चन बैंक का 10.14, क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका होमवर्क है, पेज नंबर है 10.16, ये आपने करके आना है। 10, 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है जी। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, 10, 12, 13, ये 3 क्वेश्चन आपने घर से करके आने। और अभी आप जो मुझे क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं वो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। आओ जी फटाफट से वाला क्वेश्चन देख लो जी। आओ जी फटाफट से आओ जी, ये वाला क्वेश्चन फटाफट से देख के मेरे को आंसर बता दो जी। हाँ तृष्णा, वेरी गुड। जो तुम सोच के आंसर दे रही हो ना वही वर्किंग है, बहुत बढ़िया। आप समझे ना, आप वो रीजन तुम्हें लिख के आना है, मन में बातें नहीं रखनी होती, ठीक है। हाँ जी 50, अभी पहले नीचे भी तो पढ़ लो, अभी नीचे क्वेश्चन और भी है तृष्णा, अभी नीचे क्वेश्चन और भी है, ये लो। हाँ जी बोलिए जनाब। 94.5 का प्रॉफिट 3580, गलत गलत, तृष्णा का गलत है, गौरव का सही है भाई, गौरव का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। गौरव है इंटेलिजेंट बच्चा। आ जाओ इधर देखो ध्यान से नालायकों, यहां पे एक बार चेक करो। पहले तो 25 लाख के प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन, अब उसके बाद यहां पे डिडक्शन कितनी मिलेगी भाई, 200 लाख में से लैंड के 150 लाख तो लैंड गई है, तो 50 लाख की डिडक्शन मिलेगी। और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने जो प्रायर किए बट कैपिटलाइज किए 1414 को 50 लाख के वो हैं, तो बेनिफिट मिलेगा 100 लाख का, तो 75 लाख रुपए का लॉस आ गया। अब याद है ये लॉस को हम कैसे करते हैं, इस लॉस को 3580 के किसी दूसरे बिजनेस की इनकम से खत्म कर सकते हैं। तो 120 लाख का मेरे को प्रॉफिट है पहले का, अब 120 माइनस 75 तो 45 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आएगा, बस बात खत्म जी। 3580 में बिल्कुल सिंपल गिरा हुआ क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता जी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का लोग करते हैं, ठीक है। तो फाइनली आज से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है पीजीपी और टोटल इनकम की। अभी हम पीजीपी के ऊपर हैं, कल भी हमारा पूरा सेशन जो होगा वो पीजीपी के ऊपर ही होगा, और देन फिर हम परसों से टोटल इनकम वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। और जब टोटल इनकम की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स के सभी चैप्टर जो है वो उसमें अपने आप कवर होते रहेंगे, ठीक है।
अरे कल तो संडे है ना, कल हमारी क्लास नहीं होगी, मंडे को हम मिल रहे हैं जी। मंडे को कब मिल रहे हैं? मंडे को सुबह 9 बजे मिल रहे हैं जी, ठीक है ना। तो मंडे को हम सुबह 9 बजे मिलेंगे, तो सारे के सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर देना कि मंडे को हम सुबह 9 बजे मिलेंगे, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हैप्पी जन्माष्टमी जी, हैप्पीएस्ट जन्माष्टमी आप सभी को।